नमस्कार, मेरा नाम अखिल अखिलेश है और आपने देखना शुरू कर दिया है न्यूज चक्र लाइव। पिछले वीडियो में हमने बात किया था रोज माइन एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट के बारे में, जिसमें हमने आपको बताया था कि रोज माइन एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट पटना बिहार की एक ऐसी संस्था है जो बच्चों को रहने और खाने के मामूली से खर्च पे हायर एजुकेशन में इनरोल कराती है। यानी कि जो बच्चे इस संस्था के माध्यम से हायर एजुकेशन में इनरोल होते हैं उनको बस हॉस्टल का और खाने का खर्च देना होता है, यानी लॉजिंग और फूडिंग देना होता है। बाकी उनके ट्यूशन फी की जिम्मेदारी यह संस्था उठाती है। इस वीडियो पे तरह तरह के कमेंट आए, ढेर सारे कमेंट आए आपके, जिसमें कुछ कमेंट हम इस वीडियो में लेंगे और कोशिश करेंगे कि जो कमेंट के माध्यम से आपके सवाल है उन सवालों के जवाब आप तक पहुंचा दी जाए। सबसे पहला सवाल आया कि जो बच्चे इस संस्था के माध्यम से एडमिशन लेंगे उनको पर मंथ कितना लॉजिंग और फूडिंग देना होगा, यानी हॉस्टल का खर्च पर मंथ कितना आएगा। एक और सवाल आया कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि यह संस्था रहने और खाने के खर्च में ही अपना ट्यूशन फी जोड़ दे रही है। इन सारी बातों को लेकर हमने इस संस्था के चेयरमैन अवय संबर जी से बात की। आइए देखते हैं उनके पास इन सवालों को क्या जवाब है। जो लोग ये कहते हैं कि हॉस्टल की फीस में रोजमाइन ट्रस्ट किस प्रकार की फीस उस पर इम्प्लीमेंट करवाता है, क्या हॉस्टल रोजमाइन का है या हॉस्टल में क्या इंटरेस्ट है रोजमाइन का। जो लोग ये कहते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि हॉस्टल में ही कॉलेज की फीस ले ली जा रही है। कुछ लोग ऐसी शंका में, ऐसे शक में रोजमाइन ट्रस्ट की योजना संकल्प पर, जिसमें हम लोग पूरे देश में काम कर रहे हैं, उस पर क्वेश्चन करते हैं। उनका एक सही जवाब यह है, पहले सवाल का जवाब कि क्या रोजमाइन हॉस्टल की फीस इतनी ले लेता है कि उससे ट्यूशन की फीस मेंटेन की जा सके। क्या रोजमाइन की व्यवस्था भी ऐसा करती है? कुछ लोग शक करते हैं, ऐसा कुछ निगाह उनकी होती है, शक के निगाह में देखते हैं। पहला सवाल उसमें यह है, सवाल का कई जवाब नहीं होता, उल्टा सवाल होता है। मेरा उनसे सवाल है, उनके सवाल से पहले वो अपने इस सवाल का जवाब दें कि एक बच्चा अगर किसी अपने शहर में ही कोई हॉस्टल लेके रहे, दूसरे जगह नहीं, हम तो उसको 10 एकड़ का कैंपस दे रहे हैं, हम उसको स्पोर्ट्स दे रहे हैं, लाइब्रेरी दे रहे हैं, 24 घंटा गार्ड दे रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी 24 घंटा दे रहे हैं। वो सारी फैसिलिटीज को छोड़कर कोई एक छात्र अपने ही शहर के अंदर, अपने ही गांव के अंदर आइसोलेट हो जाए किसी कमरे में, किसी किराए के रूम में, 2 बच्चे या 1 बच्चा, जैसा वो चाहे, तो आप ऐसा करिए कि हमारी जो सबसे कम हॉस्टल फीस की रकम है वो है 4,000 रुपया पर महीना। उसको 4,000 पर महीने को डिवाइड कर लीजिए 30 डेज से, 133 रुपया 33 पैसा करीब पर डे की रकम आती। 133 रुपया 33 पैसा पर एक डे बच्चा खर्च कर रहा है, एक डे के अंदर, जिसमें उसका 3 टाइम का खाना है और उसका रहना भी उसी में, उसकी इलेक्ट्रिसिटी बिल भी इसी 133 रुपया 33 पैसा में। अब इसको जरा 3 से डिवाइड कर दीजिए तो एक टाइम में बच्चा 44 रुपया में खा रहा है और 44 रुपया में रह रहा है और उसी में इलेक्ट्रिक भी बिल भी जमा कर रहा है। यानी 133 रुपया को 3 पार्ट से डिवाइड करिएगा तो 44 रुपीज वो खा रहा है पर टाइम। क्या ये रकम में कहीं से गुंजाइश है कि ट्यूशन फीस भी इसमें लगा दी जाए 4,000 की रकम में? अगर इसी रकम को हम 5,000 की रकम करते हैं, जो हमारा दूसरा पड़ाव है हायर एजुकेशन में, जो हम लोग मिनिमम 4,000 रुपए की हॉस्टल फीस रखे हुए हैं, जो देश भर की हम लोगों ने एनालिसिस करी, उस एनालिसिस में पहला पड़ाव हॉस्टल फीस का 4,000 रुपए का है, जो सबसे कम का है। यानी उसमें 1/4 बच्चे रहते हैं, 1/4, 1/4, उसमें 4,000 का हॉस्टल। अगर हम इसमें आप देखें तो उनको स्पोर्ट्स की फैसिलिटी जैसी है सबके लिए है, चाहे वो सिंगल वाला उसके लिए भी वही स्पोर्ट्स की फैसिलिटी है जिसमें 4 वाले बच्चों के लिए है।
आप लाइब्रेरी की फैसिलिटी देखिए, तो हमारा जो सिंगल बच्चा के लिए जो लाइब्रेरी है वैसे ही 1x5 वाले बच्चे के लिए भी लाइब्रेरी है, ओपन है 24x7। इलेक्ट्रिसिटी उस एक बच्चे के लिए जितनी सप्लाई है उतना ही हमारा इन 4 बच्चों वाले कमरे में भी उतनी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई है। लेकिन ये चारों बच्चा उन्हीं बच्चों के साथ खाना खा रहा है बुफे के अंदर। जो सिंगल रूम लेके रह रहा है वो भी वही खाना खा रहा है जो बच्चा मेरा 4,000 रुपए वाला खा रहा है 1x4 में। ये है पहला पड़ाव। दूसरा पड़ाव 1x3 का है। हमारा 1x3 का जो पड़ाव है उसमें हम लोग 5,000 रुपए की कॉस्टिंग रख रहे हैं, जो देश भर में हमारी 90% कॉलेजेस की जो हॉस्टल की फीस है 90%, वो है 80% 90% में हमारी जो फीस स्ट्रक्चर है वो फीस स्ट्रक्चर है 5,000 की। तो हम अगर 5,000 रुपए को अगर आप डिवाइड कर दें 30 से तो ये रकम आती है 166 रुपया पर डे। और इसको अगर हम 3 टाइम से डिवाइड कर दें तो 55 रुपया पर टाइम का वो खाना खा रहा है। मैं दावे के साथ कहता हूं कि एक बच्चा हमारे पटना शहर का जो सबसे सस्ता जगह है उसका नाम है सब्जी बाग। एक बच्चा उस जगह जाकर के 4 रोटी खा ले सिर्फ, और एक सालन, एक सब्जी, एक प्लेट खा ले 4 रोटी के साथ। 1 रुपये रोटी की कीमत 10 रुपया है। अगर वो 4 रोटी खा ले और एक सब्जी खा ले तो उसका बिल इस 55 रुपए से भी ज्यादा आएगा। कुछ जेन्युइनिटी है, समाज को समझना होगा, हालात समझने होंगे। लेकिन एक और भी बात, जो 5,000 की रकम हमने फिक्स की है उन बच्चों के लिए, चाहे मोदी सरकार रहे ना रहे, कांग्रेस सरकार रहे ना रहे, जो भी सरकार आए जाए, जितनी महंगाई आए जाए, मेरे बच्चे की हॉस्टल फीस बढ़नी नहीं है। उसकी फिक्स कर दी हमने हॉस्टल फीस। तो आप देखिए कि अगर 55 रुपया 50 पैसा लगभग पर टाइम की जो फीस स्ट्रक्चर है, क्या किसी समाज के व्यक्ति को इस पर क्वेश्चन करना चाहिए कि उसमें वो रह भी रहा है और उसकी ऑफिस वो कमरे की रेंट भी दे रहा है और उसी में इलेक्ट्रिसिटी बिल भी दे रहा है, वो लाइब्रेरी में भी जा रहा है, वो स्पोर्ट्स भी बियर कर रहा है, उसकी मेडिकल 24x7 की सुरक्षा है, उसके गेट पे पुलिस खड़ी है और एक प्रांगण, वाईफाई, कैंपस, इंफ्रास्ट्रक्चर, स्वच्छ वातावरण AICTE नॉर्म्स पर बनाया हुआ है। क्या ये सब संभव है 55 रुपए के टाइम पे? क्या ये सब संभव है 166 रुपया पर डे के किसी होटल में रुक सकते हैं क्या आप 3 टाइम खाने के साथ? पूरे इंडिया के किसी गांव के किसी भी गेस्ट हाउस में एक बेड पे सोने का खर्च भी 200 रुपया है। तो क्या 166 रुपए में वो खाना पीना के साथ रह जाता है? क्या ये इंसाफ है समाज का? जो इंसाफ से समाज जिस नजरिए से हमें देखता है, क्या कोई उसका दिल नहीं है, रूह नहीं है कि वो जाके उस समाज में सर्वे करे, समाज में जाके पूछे, देखे? अच्छा, एक सवाल मेरा और है कि अगर 166 रुपया की रकम हम खर्च कर रहे हैं, जरा गौर से समझिएगा आप, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है मेरी है। 166 इंटू 30 जब हम कर रहे हैं तो ये आता है 5,000 रुपये, और 5,000 रुपया प्रति माह को जब हम 30 से गुना कर देते, 12 से गुना कर देते हैं तो 60,000 रुपये आ जाता है। तो इसी 60,000 की खाना, रहना, उसकी मेडिकल की सुरक्षा, इलेक्ट्रिसिटी बिल, उसका रूम का रेंट, उसके साथ साथ इस बच्चे तक पहुंचने के लिए ट्रस्ट अपनी मोबिलाइजेशन कॉस्ट 5,000 खर्च कर रहा है, इसी बच्चे तक पहुंचने के लिए, अलग से नहीं, इसी बच्चे के लिए। तो मुझे ये सवाल पूछना उनसे जो उन पे शक करते हैं कि जो ट्रस्ट इनको पहुंचने तक 5,000 का मोबिलाइजेशन कॉस्ट ऐलान कर रही हो और खर्च कर रही हो, इन तक पहुंचने पर वो पैसा कहां से आ रहा है? वो पैसा कहां से इसमें से निकाला जाए? अगर उसमें से हम इस पैसे को निकाल दें तो इनका तो 55,000 रुपया बचता है। तो जब मोबिलाइजेशन कॉस्ट रोजमाइन खर्च कर देती है मार्केट पे, तो रोजमाइन जो चलती है और कमाती है, रोजमाइन इसी पैसे से कमाती होगी। तो हम कितना कमा लेते हैं एक बच्चे में कि हम इतनी बड़ी इंडस्ट्री चलाने में सफल हो रहे हैं? कोई भी बच्चे के हॉस्टल फीस में किसी तरह की कोई रकम, यदि कोई ऐसी कल्पना भी करता है
उसमें सोचता भी है वो, तो ये सिर्फ एक दुर्भाग्यपूर्ण है समाज के लिए। इस पर विचार करने का समय है। और आप खुद सोचिए ना, आप एक मीडिया से हैं, आप इस पर विचार कीजिए ना कि क्या कोई व्यक्ति सिर्फ 5,000 रुपया इंटू 12 की महीने में 60,000 रुपए की रकम। अच्छा, एक सवाल और है मेरा इसके साथ साथ जुड़ा हुआ, कि क्या मेरा बच्चा 60 दे रहा है और उनके जो रोजमाइन के छात्र उस कैंपस के अंदर नहीं है, क्या वो 70 दे रहे हैं? क्या वो 55 दे रहे हैं? क्या वो 50 दे रहे हैं और मेरा बच्चा 60 दे रहा है? यह भी तो जांच का विषय है। मैं उनको क्या रोजमाइन के लिए एक अलग हॉस्टल दे रहा हूं? ये बात बहुत समझना की बात है कि बच्चा जिस प्रांगण के अंदर जा रहा है, जिस स्ट्रीम के अंदर जा रहा है, जिस ब्रांच के अंदर जा रहा है, वहां सीटों की संख्या पर सिर्फ 15% सीटों की संख्या पर बच्चा जा रहा है। तो जो 85% सीटों की व्यवस्था सरकार द्वारा बनाई गई है कैंपस के अंदर में, वो 85% सीटों की व्यवस्था पर रोजमाइन का बच्चा नहीं है। वहां कोई दूसरे बच्चे हैं, और अगर कोई दूसरा बच्चा वहां रह रहा है तो क्या वो हॉस्टल नहीं दे रहा उतना जितना रोजमाइन का बच्चा दे रहा है? मैं ओयो पर, मैं ओला पर, मैं उबेर पर क्यों विश्वास करता हूं कि अगर मैं कभी काउंटर से जाता हूं एक कमरा बुक करने के लिए, तो मुझे होटल का मालिक बताता है कि भाई अगर आप कमरा बुक करोगे तो आपको 3,000 रुपए लगेगा। लेकिन जब मैं ओयो से जाता हूं तो 1,500 रुपए में बुक हो जाता है। तो मेरा विश्वास ओयो पे तब है, मेरा विश्वास बढ़ता है ओला पे, कि अगर मैं किसी टैक्सी वाले से पूछता हूं कि मुझे जहानाबाद जाना है, मुझे सीवान जाना है, मुझे उत्तर प्रदेश के लखनऊ से बिजनौर जाना है, मुझे दिल्ली से करनाल जाना है, तो उसकी वो रेंट बताता है कि मैं 5,000 रुपया भैया आपसे लूंगा, और 5,000 रुपया जाती लूंगा, 5,000 रुपया आती लूंगा, 10,000 रुपए की रकम बनेगी आपकी तेल के साथ। तो मैं क्या करता हूं, मैं किसी ओला को बुक करता हूं, उबेर को बुक करता हूं और पूछता हूं भैया मुझे क्या लगेगा, तो बोलता है भैया मैं छोड़ने जब तक आप गाड़ी में बैठे हैं तब तक बिल आप देंगे, मैं आपको छोड़ने का 10 रुपए किलोमीटर लूंगा। तो मेरा विश्वास उबेर और ओला पर तब बढ़ता है। तो जिस देश में रोजमाइन संस्था ने पिछले 10, 12, 13 वर्षों में 10,000 से ज्यादा छात्रों को पढ़ाया, उन 10,000 छात्रों में कोई एक छात्र ऐसा मुझे बताइए जो अपने हॉस्टल की फीस रकम की 2 गुनी रकम जमा कर रहा हो। सारे बच्चे 25 जमा कर रहे हो, मेरा बच्चा 50 जमा कर रहा हो। तब ये सोचने का, विचार करने का और बिल्कुल शक करने का वक्त होगा जब कोई छात्र उसी प्रांगण के अंदर में कम पैसे जमा कर रहा होगा। अब तीसरा पड़ाव हमारा जो 6,000 रुपए रकम का, जो हमारा मैक्सिमम है, चाहे वो किसी भी राज्य का बच्चा हो, और 6,000 रुपया वो जमा कर रहा है हॉस्टल के अंदर, इसका मतलब वो डबल रहता है, 1:1 या तो सिंगल रहता है। अब ऐसे हालात में 6,000 का हॉस्टल हमारा कहां है? आप मेरा विश्वास, मेरे ऑडियो का विश्वास, मेरे वीडियो का विश्वास मत कीजिए। 6,000 की हॉस्टल हम ग्रेटर नोएडा में ले रहे हैं, 6,000 का हॉस्टल हम पुणे में ले रहे हैं, 6,000 का हॉस्टल हम बैंगलोर सिटी में ले रहे हैं। आप एक काम क्यों नहीं करते? मुझ पर विश्वास करने की आवश्यकता नहीं है समाज को। ग्रेटर नोएडा के किसी कॉलेज को फोन लगाइए और उनसे उनके हॉस्टल फीस पूछ लीजिए। तो जब आप सच को जानना चाहते हैं तो आपको फोन उठाना पड़ेगा, आपको इंक्वायरी करनी होगी, और घर बैठे किसी एक अच्छी योजना के बारे में गलत राय पालकर आप इस योजना के खिलाफ खड़े होकर के आप सिर्फ योजना का नुकसान नहीं कर रहे हैं, आप देश का नुकसान कर रहे हैं। आप देश के उन मासूम बच्चों का नुकसान कर रहे हैं जो बच्चे हिम्मत कर सकते थे, लेकिन आपके गलत विचारों से, आपके गलत थाउट से वो बच्चा समाज में आगे नहीं आ पाया। तो उम्मीद है आपके सवालों के जवाब इस वीडियो के माध्यम से मिल गए होंगे। तो मिलेंगे फिर से अगले वीडियो में। अगर आपका अभी भी कोई सवाल है, अगर अभी भी आपके मन में कोई डाउट है, तो आप कमेंट कर सकते हैं, हमसे पूछ सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपके सवालों के जवाब वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाते रहें। धन्यवाद।